अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर, न्याज़ मीडिया नेटवर्क। इस हफ्ते के दरमियान में ये तवक्कुआत पैदा हो गई थी कि शायद ईरान अमेरिका इजराइल जंग को कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई मसालहत का, और सीज फायर हो जाएगा। लेकिन उल्टा ना सिर्फ सीज फायर के सारे इम्कानात मादूम हो गए, बल्कि ट्रंप साहब रीग्रुप होकर नए जर्नलों के साथ, ताज़ा दम जर्नलों के साथ ईरान पर नए हमलों का ऐलान कर चुके हैं। इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुनव्वर हुसैन साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, एरिया स्टडी सेंटर में पढ़ाते हैं और हमें अक्सर उनसे हम गुफ्तगू करते हैं आपके लिए। तो डॉक्टर साहब, आप क्या देख रहे हैं? ट्रंप साहब जो हैं, उनके नए इरादे क्या नजर आ रहे हैं? इस जंग को वो कितना आगे ले जा सकते हैं? जिस तरह से ईरान इस जंग की कीमत बढ़ा रहा है, सारी दुनिया के लिए एक मसला बन चुकी है ये जंग। कसाद बाजारी, रिसेशन और लोगों की मईशतें तबाह हो रही हैं। लेकिन ट्रंप जो है वो, उसके इरादे तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। सज्जाद साहब, आपका बड़ा सॉफ्ट हार्ट है टूवर्ड्स अमेरिका एंड द वेस्ट, मुझे लगता है। बिकॉज जो टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ताज़ा दम जर्नल, वो जर्नल ताज़ा दम नहीं है, वो थके हारे और डीमोरलाइज्ड हैं। बिकॉज उनके जो बॉसेस हैं, इतनी बड़ी तादाद में उनको अगर फारिग कर दिया जाए या रिजाइन किया जाए, और वो भी जंग के दौरान, और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों जिनका नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज, और दूसरे जो है जनरल डेविड हेडॉन, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रेनिंग के हेड है। और ये जो अभी छापा मार उतरेंगे जमीनी कार्रवाई के लिए, जिसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम तकोदो मार रही है, वो इनके नीचे उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, और उसमें उनको वॉर क्राइम्स का भी उन्होंने आगाह किया हुआ है। मोरालिटी का आंसर क्या होता है आर्म फोर्सेस एंड वॉर के अंदर, वो भी आगाह है। तीसरा, ये मेजर जनरल विलियम ग्रीन जो है चीफ ऑफ द चैपलन कॉर्प्स, इसको हटाना भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉप है और इसमें रिलीजियस फैक्टर को अंदर घुसाना है। एवेलेंजिकल की पहले भी रिपोर्ट थी 2009-10 में कि जो एवेलेंजिकल अपना टीवी चैनल है और उनके जो नजरियात और लोग हैं वो पेंटागन में पेनिट्रेट कर गए। और पीट हैक्सेट जो कल तक इनका जूनियर था, मेजर रिटायर्ड है, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल को या मेजर जनरल को कहता है जी खुदा हाफिज। तो ड्यूरिंग वॉर, यानी इसका मतलब स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस तो नहीं है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। रियलिज्म का ये तो पर्सपेक्टिव है कि रियासतें बड़ी रैशनल होती हैं, और अमेरिका का जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें 5 की उसके सोर्सेज हैं: एक्सटर्नल सिचुएशन, डोमेस्टिक सोसाइटल जो इस वक्त मूड है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, रोल सोर्स है, और इंडिविजुअल सोर्स है। अब यहाँ पे तो इंडिविजुअल सोर्स हावी नजर आ रहा है, बाकी सोर्सेज को तो वो कंसल्ट ही नहीं कर रहे। तो रैशनैलिटी तो है नहीं, और जब रैशनैलिटी नहीं है तो उस सूरत में जो ट्रेनिंग है आर्मी की, कि जिन्होंने एक बुक के मुताबिक मूव करना है और चलना है, वो आपने डिसरप्ट कर दिया है, वो पेपर फाड़ दिए, चैप्टर्स ही हटा दिए, और आपने कहना है कि अब मैं बताऊंगा कि जंग कैसे लड़नी है। तो क्या सिविलियन बता सकता है कि जंग कैसे लड़नी है? ट्रंप बताएगा उन्हें। दूसरा ये कि तारीख में ईरान के खिलाफ जब भी इन्होंने कार्रवाई की वो नाकामी से दो चार हुई। उसकी दो वजूहात हैं। एक, आपको याद होगा कार्टर के वक्त में जो हॉस्टेज क्राइसिस था, उसको जब ये लेने गए तो वहां पे मामला ही कुछ और हुआ, जहाज आपस में टकरा गए, बड़ी कैजुअलिटीज हुई, एम्बैरेसमेंट हुई प्रेसिडेंट कार्टर के लिए। फिर 2017 में ट्रंप साहब ने फरमाया मैं 58 जगहों पे हमला करूंगा, और आगे ही जब ईरान ने थ्रेट किया तो वहीं से यू टर्न आपने मारा। तो ये थर्ड टाइम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसके बारे में ये सारे आर्मी जनरल्स कह रहे थे जनाब ये बड़ी खूनी लड़ाई होगी, अमेरिकन स्ट्रैप होंगे, मारे जाएंगे, आर्मी के लिए एम्बैरेसिंग होगा, ये काम न करें, और डिप्लोमेसी के जरिए मामला को करें। फौज का वहां पे रखना एक प्रेशर के लिए तो ठीक है, लेकिन ऑपरेशन पे उतारना ये बड़ा खतरनाक है। आज की रिपोर्ट ले लीजिए, F-15 ही एक गिरा है, शॉट डाउन हुआ है, एक MQ-9 उनका ड्रोन भी शॉट डाउन हुआ है, पायलट ने इजेक्ट किया है, इसको रेस्क्यू करने के लिए ब्लैक हॉक उड़ा है, और वो उसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं अनकन्फर्म्ड कि वो ईरान और इराक बॉर्डर पे वो भी शॉट डाउन हुआ है। फिर फ्यूल टैंकर्स उड़ रहे हैं,
और बो नामी एक इलाका है ईरान का, वहां पे मेरीन्स कुछ उतरे हैं और इस वक्त ईरानी आर्मी और उनके दरमियान में झड़पें चल रही हैं। किस तो जगह पे? एक एक ट्रैप है, क्विकमायर है, जिसमें ये फंसते चले जा रहे हैं। अब मुझे आप बताएं कि ट्रंप कोई नहीं, ये जो ईरानी फौज और अमेरिकी फौज बराह रास्त लड़ रही है, जो आपने बताया, ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज है। ये कौन सी जगह बता रहे हैं आप, कहाँ पे ये वाकया हो रहा है? बो का इलाका है, बो एक ईरान का इलाका है, ये वहां पे इस वक्त उतरे हैं रेस्क्यू करने के लिए पायलट को, और गालिबन पायलट गिरफ्तार हुआ है अभी तक, ये भी अनकंफर्म रिपोर्ट है। लेकिन 15E तैयारे का रैकेज मिल गया है, MQ-9 का रैकेज की भी तस्वीर आ गई है। तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, बिकॉज जब वो गिरफ्तार होगा तो बहुत सारे प्लान्स वो आश्कार करेगा ना, एम्बैरेसमेंट होगी, ईरानी टेलीविजन पे आएगा। एक अमेरिकन पायलट, आपको याद होगा U2 इंसिडेंट में अमेरिका ने एक जासूसी का तैयारा उड़ा था, उसको रशियंस ने शॉट डाउन कर लिया था। अमेरिकन ने माना ही नहीं, रेगन ने नहीं माना, जी हमारा है ही नहीं। और वो फिर हुआ ये कि वो रशियंस ने अमेरिकन पायलट को टेलीविजन पे बिठा दिया था। तो कहने का मकसद ये कि बड़ी बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। और फिर F-35 शॉट डाउन हुए यहाँ पे। तो मेरा ख्याल है हर दिन अमेरिका मुसीबत में जा रहा है और फिर हमें मुसीबत में डाल रहा है। यानी चाइना और पाकिस्तान ने 5 नुकाती प्लान दिया, एक रिस्पेक्टेबल वे आउट दिया, उसको ऑप्ट करना चाहिए। आप तो उनको भी मुश्किल में डाल रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान और चाइना की कोशिश तो नाकाम हो गई ना प्रोफेसर साहब, अगर आप देखें तो। नाकाम नहीं हुई है, चैलेंज से दो चार है, हमेशा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली रहती है। अमेरिकन भी बात करना चाह रहे हैं, ईरानी भी बात करना चाह रहे हैं। ट्रंप साहब का ये ख्याल है कि पावर पोजीशन से बात करें, हमारे इन टर्म्स एंड कंडीशंस में बातचीत हो। ईरानी वो टर्म्स एंड कंडीशन पे, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बातचीत करना चाह रहे हैं। बीच का रास्ता चाइना ने दिया ना। चाइना के जो 5 नुकाती प्रोग्राम है वो दोनों की डिमांड्स को कहीं ना कहीं वो एड्रेस करती है। मेरा ख्याल है इससे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अब क्या कहना वो लिंसी ग्राम का, जिनकी सजेशन है 7 से 10 दिन मजीद वॉर को आगे ले जाए। टेड क्रूज का कहना है आगे वॉर को ले जाएं, और ट्रंप साहब उनकी बातें सुन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रंप साहब नहीं, लेकिन जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो कहते हैं, और रात हमारे जो अपने वजीर पेट्रोलियम थे, उन्होंने जब तकरीर की कीमतें बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जंग कितना अरसा चलेगी, और खतरा तो ये है कि ये जंग महीनों में जा सकती है, जिस तरह की अमेरिका तैयारी करके आ रहा है, और जिस तरह से इजराइल डेस्परेट है, जिस तरह से इजराइल में तबाहियां हुई हैं। ये बात ठीक है, ये मैं एग्री करता हूं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको जंग लड़ने के लिए चाहिए लॉजिस्टिक्स, वो ईरानियों ने डीऑक्सीजनाइज कर दिए। आपको अपने ट्रूप्स के लिए हॉस्पिटल्स चाहिए और मिलिट्री बेसिस चाहिए, वो ईरान ने तबाह कर दिए। आपको जंग लड़ने के लिए मिलिट्री एसेट्स चाहिए, वो इलाके में मौजूद नहीं है, वो दूर दराज से उनको आना पड़ता है। फिर आप जंग लड़ते हैं कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से, नेवल, एयर और जमीनी फोर्सेस, इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो आप इस वक्त ईरान की फजा में घुस नहीं पा रहे, एयरक्राफ्ट कैरियर आपके भाग गए, और आप इत्तेहादियों को मिलाना चाह रहे हैं। और आज फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन का ये कहना कि जोरे बाजू पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो आप खुलवा नहीं सकते। फिर न फकत ये बल्कि फलस्तीनी आज एम्बेसडर को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, यानी एम्बेसी खुल गई है फ्रांस के अंदर भी। और फिर ईरानियों ने फ्रांस का जो एक जहाज है उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से इजाजत दे दी है गुजरने की। और फिर ईरान ने कोई अवार्ड भी अनाउंस कर दिया है प्रेसिडेंट मैक्रोन के लिए। तो यू कैन इमेजिन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो आप देखें ना, अमेरिका, आज की रिपोर्ट ये है कि इस वक्त 70 सालों में पहली मर्तबा अमेरिकन जो करेंसी है डॉलर, उसको एज अ रिजर्व जो उसकी क्वांटिटी है वो लोएस्ट ऐप के ऊपर खड़ी हुई। ये आज की खबर है। $40 ट्रिलियन के साथ आप जंग लड़ेंगे कर्जे के साथ। और फिर आप इससे अंदाजा कीजिए कि इराक वॉर के अंदर अरब्स थे, ये आरियंस हैं, ये इंटेलिजेंट भी हैं, फलसफा और मैथमेटिक्स के अंदर देखें ना, ये बड़ी इनकी महारतें, और माजी में एम्पायर रही है और ये वॉरियर्स रहे। और ये बिकॉज ऑफ सैंक्शंस जो है, इन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, ये वेल ट्रेंड है बुनियादी तौर पे। और फिर 40 सालों से तो जंग ही लड़ रहे हैं, कभी इराक के महाज पे, कभी सीरिया के महाज पे, कभी फलस्तीन और लेबनान के महाज पे। इन्होंने तो जंगें ही लड़ी है ना, स्ट्रेटेजीज ही बनाई है। लेकिन सर, ये जो जंग तवील होती जा रही है डॉक्टर साहब, उसके नतीजे में जो इलाका और खित्ता पे कर रहा है, और जिस तरीके से
पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बाकी चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये जंग तो जल्दी किसी तरह वाइंड अप होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने एक बरवक्त कोशिश की थी, और दूसरे मुल्क भी लगे हुए हैं। लेकिन आपको आपको जाती तौर पे क्या नजर आ रहा है कि ये जंग कितना अरसा खिंच सकती है, आगे जा सकती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है एग्रेसर्स पे, अमेरिका और इसराइल पे। वो आज हम्म। जंग बंद करें तो बातचीत शुरू हो जाएगी, बिकॉज ईरानियों का ये कहना है हमले रुके तो बातचीत शुरू होना। हम्म। और फिर उनके जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको उन्होंने डेप्यूट किया बातचीत के लिए, उन्हें टारगेट करके शहीद कर दिया गया। दूसरा ये कि ईरान की वजह से जो खित्ते में प्रॉब्लम आ रहा है, इंडिया में लोग दिल्ली से भाग रहे हैं वापस, बिकॉज गैस नहीं है, ऑयल नहीं है, ईरान की वजह से तो नहीं है। ये तो इनफैक्ट अमेरिकन की वजह से। आप जंग अगर रोकना चाहते हैं तो रुक जाएगी। अगर आपने किसी एप्सिन फाइल से बचने के लिए या मजहबी जो आइडेंटिटी आपने अडॉप्ट की हुई है उसकी खातिर अगर आप इसको क्रूसेड वार बनाएंगे और आगे लिंगर ऑन करेंगे तो मजीद आप जख्मी होंगे। और ये जो हमारे पास एक नैरेटिव चलता है, ईरान की तबाही हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, सारा कुछ हो गया है। लेकिन अब बात यह है कि ह्यूमन सोसाइटीज में पर्पस हुआ करता है और वैल्यूज के लिए जंगें हुआ करती हैं। एक तो ईरान ने जंग शुरू नहीं की है, दूसरा उनकी वैल्यू एक है कि भाई हमने ये फतह हासिल करनी है। तो जब वो रिलीजियस आइडेंटिटी और एक्सप्लेनेशन को लेके चलते हैं तो यहां से ईरान की तरफ से भी इन्वोक होती है। अब प्रॉब्लम यह है खित्ते के ममालिक का कि दुबई की जो प्रॉपर्टी है वो 1 करोड़ से 60 लाख पे आ गई है, और वहां पे एयरपोर्ट खाली हो गए हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाला नहीं है पाकिस्तानियों को, नहीं, उन्होंने पूरा कहा आज प्रॉपर्टीज अकेला खरीदो। अकेला दुबई नहीं, अमारात ही नहीं, पूरे जो ये अरब मुल्क हैं सारे, हर जगह पे सूरत हाल जो है बड़ी पेचीदा और गंभीर है। लेकिन ये जो अभी आपने एक जुमला बोला था कि ईरानी जो है वो अरब नहीं है, वो एरियंस हैं, और जो एरियंस होते हैं वो लड़ने में और तरह के होते हैं। अब ये जो एक सूरत हाल है, खुद अरब मुल्क भी ईरान से तो तंग है ना इस सारी सूरत हाल में। जो इसराइल की ख्वाहिश है और अमरीकियों की भी ख्वाहिश है कि अरब मुल्कों को ड्रैग करके इस जंग में ईरान के सामने खड़ा किया जाए और ईरान की पूरी नाकाबंदी कर दी जाए। तो इसमें तो ईरान को नुकसान होगा आने वाले दिनों में अगर ये जंग लंबी चलती है तो। मेरा ख्याल में इसके नफी में जवाब दूंगा। अरबों में एक तो इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान के खिलाफ जंग करें, और अगर ये जंग में अमेरिकन उतरते हैं तो जो मलेशियाज हैं इराक की और दूसरे इलाकों की, वो बहरीन और कुवैत को तो पहले ही उन्होंने फारिग कर देना है। बिकॉज कुवैत का के बारे में तो इराकियों का ये क्लेम है कि ये उनका सूबा था, 1971 में जबरदस्ती अलहदा हुआ, और बहरीन हिस्सा था ईरानियों का। दूसरी बात यह कि इन अरबों में एक कंट्री है जिसके पास एसेट्स हैं, वो है सऊदी अरब, और उसको पाकिस्तान की हिमायत और डिफेंस एग्रीमेंट भी है। लेकिन उसमें फिर दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि जो सऊदी अरब की आर्मी है वो तो टैंक के अंदर भी एयर कंडीशन मांगती है, और ये जंग जो है अगर ये लिंगर ऑन होती है तो अगले महीने गर्मियों के, और ये जो रेगिस्तान है ये बड़ा तपता है, और फिर मूनसून भी होना है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो जंग को कैरी ऑन करने के मुखालफत में, यानी वो जंग आप नहीं इसको लिंगर ऑन कर सकते। और फिर ट्रम्प का वो जो मिड टर्म इलेक्शन है वो भी एक फैक्टर है, वो भी लिंगर ऑन नहीं कर सकते, फिर इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही। इसके साथ साथ जो सऊदी अरब के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है वो डिफेंसिव नेचर का है, वो ऑफेंसिव नेचर का नहीं है कि सऊदी अरब के कहने पे हम तीसरे मुल्क पे हमलावर हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसको भी समझने की जरूरत है, और यही वजह है कि सऊदी अरब ने रैशनैलिटी का मुजाहरा किया है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर रेस्ट्रेंट शो किए, और यही वजह है कि सऊदी अरब पे बहुत ही कम हमले आपको नजर आते हैं अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर, अदरवाइज बाकी ममालिक पे ज्यादा नजर आते हैं। अलबत्ता इसमें जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है वो बड़े नुमाया है। आज ईरानी मिनिस्ट्री ने इस बात का इजहार किया है कि जो कुवैत के नमक को हटाने वाला जो प्लांट है समंदरी पानी का, उस पे ईरानियों ने हमला नहीं किया है, ये इजरायलियों ने किया है, और इंटरनल एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं। तो ईरानियों ने इसकी मुजम्मत की है शदीद तरीके से। तो इसका मतलब ये कि जो फॉल्स नैरेटिव है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं ये इंडिया और इजराइल की तरफ से
बड़े सरगर्म नजर आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अरबों में एक तो पोटेंशियल, और दूसरा जो उनके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं अमेरिका और इजराइल, वो तो पहले ही पिट रहे हैं, और तीसरा अगर पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है तो ये जो 4 डिप्लोमेटिक यहाँ पे हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुई है, मेरा ख्याल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट कदम था। उसमें कंसेंसस था कि हम स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट शो करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि बातचीत के जरिए से मसला हल हो। लेकिन अगर उनके प्रपोजल को विद द हेल्प ऑफ चाइना अमेरिका तस्लीम करने को तैयार नहीं है, और ट्रंप अपने ही जनरलों को निकाल रहा है, अटॉर्नी जनरल को निकाल रहा है, तो फिर क्या कहने, फिर इस वॉर को तो लिंगर ऑन होना है, लेकिन अगेन अमेरिका के स्ट्रेटेजिक अहदाफ के लिए इंतहाई खतरनाक है। नहीं, लेकिन वो 4 वज़राए खारजा जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के वज़राए खारजा थे, उनका जो कहना था या जो उनका जॉइंट डिक्लेरेशन था, वो तो ये था कि वो एक तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे जो ईरान की तरफ से अटैक हो रहे हैं। अब वो सारी उनकी सबकी जो गुफ्तगू थी यहाँ इस्लामाबाद में हुई, वो तो ईरान के जो इन मुल्कों के ऊपर अटैक्स थे उसके ऊपर हुई थी। तो उन्होंने तो, इन 4 मुल्कों ने तो अमेरिका को कुछ नहीं मैसेज दिया, बल्कि कहा यह जा रहा था कि वो जो ये 4 मुल्क की वज़राए खारजा मिले थे, ये कोई उस ना तो जंग को रोकने के लिए मिले थे, ना कोई अमेरिका को बताने के लिए कि हम लोग इकट्ठे हैं, बल्कि वो तो ईरान को एक तरह से धमकी दी गई थी कि आप इन अरब मुल्कों के ऊपर अटैक ना करें। अब ये सुनिए सज्जाद साहब, ये जो आपके फॉरेन ऑफिस में स्पोक्स पर्सन है दराबी साहब, उन्होंने जो 7 की पॉइंट्स इस मीटिंग्स के उन्होंने बयान किए, एक तो पॉसिबल वेज टू अर्ली एंड परमानेंट एंड ऑफ वॉर, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है कि कंसर्न्स ओवर कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट ऑन लाइव्स एंड लाइवलीहुड अक्रॉस द रीजन। तीसरा था यूनिटी ऑफ उम्मा इज अटमोस्ट नीड ऑफ द टाइम, और उम्मा में ईरान भी है। चौथा, प्राइम मिनिस्टर ब्रीफ्ड दीज फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन द टॉक्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। पांचवा, यूनिटी टू कंटेन द सिचुएशन एंड रिजेक्शन ऑफ द वॉर। छठा, डायलॉग ओनली वे टू सॉल्व द इशू। और सातवां, वेज एंड मीन्स टू फर्दर स्ट्रेंथन मल्टीलैटरल कोऑपरेशन अमंग द 4 कंट्रीज। तो इसमें वॉर का तो तस्करा है नहीं, वॉर का तो तस्करा है, लेकिन अग्रेसर्स को तो नहीं, उनके बारे में तो एक भी जुमला नहीं है कि उन्होंने ज्यादती की है या इजराइल ज्यादती कर रहा है या अमेरिका जो है वो अग्रेसर है। इस तरह की तो कोई एक सतर भी नहीं है ना। नहीं, आप इससे क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो जिनकी सिक्योरिटी और हुकूमतें जिस पे डिपेंड करती हैं उसके खिलाफ बयान देंगे? छोड़े ना आप ये बातें। अलबत्ता नहीं, उन्होंने तो इतना मैं यही सुने तो ना कह रहा हूँ। हाँ, सुने ना हाँ। सज्जाद साहब, इतना ही कहना काफी है कि बातचीत के हम्म। जरिए मसला हल करें। तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो डिजाइन है फर्दर वॉर को एस्केलेट करने का, उसकी नफी है। आप दुरुस्त कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, लेकिन मसला ये है कि जो जिस तरीके से अब ट्रंप और इजराइल मिलके एक नई जंग जो है, एक जंग का एक नया फेज जो है वो लेकर आ रहे हैं इस हफ्ते के साथ ही ईरान के ऊपर, वो एक बड़ी तबाही ईरान में मचाने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और जो जंग की कास्ट है वो तो बढ़ जाएगी। जैसा कि आपने खुद कहा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उस पे ईरानियों का मुकम्मल कंट्रोल है, और उसके नतीजे में अगर पूरी दुनिया को जो ऑयल सप्लाई का जो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, अगर इस पे कोई ईरानी जो है वो अपना कंट्रोल बरकरार रखते हैं तो ये रिसेशन तो फिर नहीं रुकेगा। और इसी तरह वो बहरा अहमर के साथ जो एक लगता है एक दूसरी आबनाए गालबन आबनाए मजनब के, क्या इस तरह का नाम है उसका, अगर उसको भी ईरानियों ने रोक दिया तो फिर तो तेल की कोई 70% सप्लाई जो है वो रुक जाएगी, और सारा निजाम जो है पेट्रोल डॉलर का वो भी तबाह हो जाएगा, और ये मुल्क भी तबाह हो जाएंगे जो ये अमरीकी मईशत के साथ जुड़े हैं, बशमूल हम सब। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी तबाही होने जा रही है, गुर्बत में इजाफा होगा, रीजन जो है वो बड़ी बदहाली का शिकार हो जाएगा। यही जो आपने सारे फैक्टर्स बताए हैं, ये निजाम के डिसमेंटल होने के हैं, और इट इज बेटर टू गो फॉर अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर। और ये वक्त है कि इसको टाइमली बंदा टैकल करे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अमेरिकन इकोनॉमी ने भी सरवाइव नहीं करना, बिकॉज ये जो वेनेजुएला का ऑयल उन्होंने
अपने कंट्रोल में किया है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो है बड़ा थिक ऑयल, और उसको यूजेबल करने के लिए ईरानी थिन ऑयल चाहिए, और वो वेनेजुएला को ईरान हर साल मिलियंस ऑफ बैरल प्रोवाइड करता था, लिहाजा वो ईरानियों ने वो भी बंद कर दिया है। और ईरान पे सिर्फ तबाही नहीं होगी, इजराइल की भी पूरी तबाही होगी। इजराइल का वो स्लिप कर रहा है नाम, कल जो हैवी बम्बार्डमेंट की है ईरानियों ने, वो तकरीबन पूरा शहर फ्लैट हो चुका है इजरायलियों का। तो ये एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है, बिकॉज लीथल वेपन्स के साथ जब आप वॉर करते हैं ना सजा साहब, तो इसको मैड कहते हैं, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। गो के ये न्यूक्लियर वेपन के साथ ताल्लुक रखता है, लेकिन ईरानियों के पास अभी सरप्राइजिंग वेपन्स हैं, जिसको मैं कहता हूं प्लाज्मा वेपन्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स, जिसकी ये क्वालिटी है कि वो ऑक्सीजन जज्ब कर जाते हैं। अगर वो फौलाद पे गिरे तो फौलाद पिघल जाता है, अगर बंकर्स पे गिरे तो बंकर्स पिघल जाते हैं। तो वो सवाए इंसानों को छोड़ के बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है उसको वो पिघला देंगे। तो कहने का मकसद ये कि ये वॉर म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है, और इसलिए जीसीसी ममालिक बड़े परेशान हैं और हक बजाने पे हैं परेशानी में। और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है जहां पे यूनाइटेड नेशन काम करते नजर नहीं आ रही। देखें ना, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली, अगर आपके नाजरीन के लिए बोरिंग ना हो, रियलिज्म समझती है कि वॉर नॉर्मल सिचुएशन है, और वॉर को रोकने के लिए आपको बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। बैलेंस ऑफ पावर और डिटेरेंस डिपेंड करती है रैशनैलिटी पे। रैशनैलिटी तो ऑन द पार्ट ऑफ अमेरिका और इजराइल है ही नहीं, वो तो इसको क्रूसेड बना के खड़े हुए हैं, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वो सिविलाइजेशनल ड्रिवन है, न कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ड्रिवन आपको नजर आ रही है। दूसरा है लिबरलिज्म, जो कहता है कि ट्रेड इंटरडिपेंडेंस के जरिए से, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए से वॉर खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि ट्रेड इंटरडिपेंडेंस तो थी, वॉर नहीं रुकी। अमेरिका डेमोक्रेटिक है, ईरान डेमोक्रेटिक है, इजराइल डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी भी रोड हो गई। तीसरा है रैशनलिज्म, तो कहता है सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी और रूल बेस्ड ऑर्डर हो। पीड एक्सेट कहते हैं रूल से हमारा वास्ता ही नहीं है, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। चौथा है मार्क्सिस्ट, जो कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ये इंपीरियलिज्म को जगह देती है और जंगों की तरफ ले जाती है, जिसके ऊपर नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये सारा खेल है सुपर स्ट्रक्चर का। अब एम्बेसडर हकबी हो, लिंडसी ग्राम सेनेटर हो, या सेनेटर टेड क्रूज हो, और खुद पीट हेक्सेड हो, या रमार्को रोपी हो, वो तो इसको रिलीजियस वॉर बना के खड़े में, एंड दे हैव इग्नोर्ड द वेरी सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ईरान, जो कि आर्यन से, आपके पास भी जो फाइटर्स हैं आर्मी के अंदर वो आर्यंस, ये जो जट कौम है आपकी, जो राजपूत हैं, थथियाल हैं, ये सारे आर्यंस हैं, वो लड़ाकू हैं। ये इंडिया में भी जो फौज में है वो आर्यंस, जैसे सिख वगैरह है या मराठा वगैरह है, ये आर्यंस हैं। आर्यंस के साथ आप जंग नहीं कर सकते, वो फाइटर हैं, बाय नेचर दे आर द फाइटर्स। ये अरब्स नहीं है सुस्त कौम। आपने इराक मॉडल को लेके समझा कि ईरान को आप फ्लैट कर देंगे, भाई वहां तकरीद का 10% था जो इराक के ऊपर कंट्रोल कर रहा था, बाकी इराकी सपोर्ट नहीं थी। यहां तो पूरी कौम, आज की खबर यह है कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर वॉलंटियर्स ने 7 मिलियन 70 लाख रजिस्टर कर दिया अपने आप को, और हथियार मांग रहे हैं, दें तो हम अमेरिकन के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इस कौम से आप कैसे फाइट करेंगे? आप इसी के ऊपर स्कूलों पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, मुनाफ टाइप, यूनिवर्सिटीज पे बम्बार्डमेंट की, 300 से ज्यादा आपने मेडिकल फैसिलिटीज उड़ा दी। आप लोगों के जज्बे को तो नहीं उड़ा रहे, और ये जो आप पुलों पे और हिस्टोरिकल प्लेसेस पे कर रहे हैं, ये रीबिल्ड हो जाएंगे। ये भी एक तारीख लिखी जा रही है, और मेरा ख्याल है ईरानी जो रेजिस्टेंस है, इसका आप चेन रिएक्शन, डायलेक्टिकल चेन रिएक्शन देखेंगे फार ईस्ट एशिया में, आप देखेंगे साउथ अमेरिका में, यूरोप में, फ्रांस के मैंने आपको प्रेसिडेंट का बता दिया, इससे पहले स्पेन, डेनमार्क, इटली, और इवन आज ऑस्ट्रेलिया ने इनकार किया। अमेरिकन से रिक्वेस्ट किए कि फ्लाइट्स के लिए उनको एयर स्पेस दिया जाए और उनके एयर बेसिस, इजराइल ने मना कर दिया। तो कहने का मकसद ये कि अमेरिका हैज एमर्ज एज एन आइसोलेटेड कंट्री। कैन यू इमेजिन, अमेरिका मुल्कों को आइसोलेट करता था, आज अमेरिका आइसोलेट हुआ हुआ है। कैन यू इमेजिन, अमेरिका बेल आउट देता था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, आज अमेरिका को बेल आउट की जरूरत पड़ गई है। तो मेरा ख्याल है कि मामला बड़ा वाज़ेह है। अमेरिका अच्छा, लेकिन क्या है,
क्या आप देखते हैं कि इस जंग के इख्तिताम पे जो आपने खुद कहा कि इसको वो क्रूसेड्स और सलीबी जंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, मजहबी इसमें अपने एलिमेंट्स को भी ऐड कर रहे हैं, तो क्या इस जंग के बाद दुनिया दोबारा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ तो नहीं बढ़ती, आपको नजर आती? वो तो प्रोसेस शुरू हो गया है ना। देखें, अगर जूनियर बुश प्रेसिडेंट साहब कहते थे कि ये क्रूसेड का जो है, वो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था क्रूसेड का, सलेबी जंगों का, कि ये उसका प्रोटोटाइप है, तो ये तो जहन में मौजूद है इसका मतलब। और ये जो बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन आती है कि आपको एक बड़ी जंग चाहिए, आर्मागेडॉन का नाम लेते हैं, ताकि एंटाई क्रिस्ट भी आ जाए और क्रिस्ट भी विद मिरेकल आ जाए, और यही नेतन्याहू मैसेज पास ऑन कर रहे हैं। तो ये आपको वो तो नजर आ रही है जिसके ऊपर कहा जाता है ना, एक एस्केथोलॉजिकल आपको कन्वर्जेंस नजर आ रही है हिंदुत्व, जोश वाइट्स और एवेलेंजिकल की तरफ से। अब दूसरी तरफ जो ईरान है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है उसमें ईरान तनहा है किसी हद तक, या रेजिस्टेंस फोर्सेस उसके साथ हैं, मुस्लिम कंट्रीज उसके साथ नहीं है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हदीस के पैराए में हम देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी और अली करमुल्लाह वजह से भी मरवी हदीस है कि जो मुखालिफ पार्टी है या जो दुश्मन है, या उसके लिए कहा जाता है कि जो हक पे ना हो, उसकी पहचान ये है जब चीजें बड़ी ब्लर्ड हो और आपको समझना है कौन हक पे और कौन नाहक पे। तो आप देखें कि नाहक की जो तीर है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो ईरान के ऊपर इस वक्त गिर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जो खुद तुर्की में अब नैरेटिव उठा है, और बाज़ औक़ात गल्फ नेशन के जो स्कॉलर्स हैं, एक्स ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो ये कि इस वक्त जो ईरान में जंग हो रही है, ये बुनियादी तौर पे उनके सर्वाइवल की जंग है, इसके बाद वो टारगेट हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि सिविलाइजेशनल कलर इसमें आ गया है। अलबत्ता इतना जरूर है सज्जाद साहब कि इसको सिविलाइजेशनल कलर दिया जा रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ही है। लेकिन जो जाहिर है, बल्कि मुआशी इंटरेस्ट है, बल्कि मुआशी इंटरेस्ट है। जी और वो जो मार्क्स ने ये कहा था ना कि सारी जंगें किसी अखलाकी बुनियाद पे नहीं लड़ी जाती, या किसी उसकी कोई और बुनियाद नहीं होती, सिर्फ ये जो मईशत होती है, इसकी बुनियाद पे ही सारी जंगें आज तक लड़ी गई हैं। ये मैं एक सिर्फ जुमला कह दूं सज्जाद साहब, हम्म, मार्क्स ने ये भी कहा था ना कि रिलीजन ओपियम है। अब उस जी रिलीजन को इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिकन इजरायलीज और हिंदूज की तरफ से, ये इंडिया की तरफ से। अब उसका नुकसान जी, पता है क्या? नुकसान ये है कि रैशनैलिटी पर बेस करता है पीस। पीस को चाहिए होती है रैशनैलिटी, वो नजर ही नहीं आ रही। वो नजर नहीं आ रही। और गलबे की ताकत और मुआशी गलबे की ताकत जो है वो एक वहशियाना शक्ल इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। और तीसरी दुनिया हमेशा से पिसती रही है, और आज पाकिस्तानी अवाम उसी तीसरी दुनिया के साथ खड़े दोबारा पिसने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपके साथ फिर अगले हफ्ते दोबारा भी एक सेशन होगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।